हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे राइस कल्टीवेशन की डिटेल जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पेडी का बोटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। क्रोमोसोम नंबर होते हैं इसमें 2n बराबर 24। राइस जो है टोटल मोर देन 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन का स्टेबल फूड है और एशिया जो है वो 90% राइस, वर्ल्ड के 90% राइस का प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर है। इसे वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लगाया जाता है, साथ साथ इसमें ह्यूमिड रीजन में भी लगाया जाता है। सब ट्रॉपिक्स के ह्यूमिड रीजन होता है। इंडिया जो है राइस के प्रोडक्शन और एरिया दोनों में फर्स्ट पोजीशन पे है। राइस की हम बात करें, इसमें जो प्रोटीन होता है लेस होता है 6 to 7% व्हाइट राइस में और ब्राउन राइस में 7.9% प्रोटीन पाया जाता है और इसमें होता है फैट 2 to 2.5% जो कि मिलिंग के दौरान लॉस हो जाता है। हलिंग परसेंट की बात करें तो राइस का हलिंग परसेंट 66% या 2/3 ऑफ पेडी होता है। जनरल सीरियल क्रॉप जो होती है उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है 400 to 500 लीटर प्रोडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ प्लांट ड्राई मैटर। 1 किलोग्राम ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए अदर सीरियल जो है उनकी वाटर रिक्वायरमेंट है 400 to 500 लीटर, लेकिन जो राइस है उसकी 1 किलोग्राम राइस ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है 5000 लीटर, मतलब 10 गुना ज्यादा होती है अदर सीरियल की तुलना में। राइस फिल्टर में डीनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग लॉसेस जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के हो जाते हैं उनको रोकने के लिए जो नाइट्रोजन होते हैं उन्हें रेड्यूस जोन में दिया जाता है। राइस फील्ड सबमर्ज्ड इन 5 सेंटीमीटर डीप वाटर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज इज बेनिफिशियल। रिप्रोडक्टिव और ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज के दौरान अगर राइस की जो फील्ड है उसमें 5 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है तो वो इसके लिए बेनिफिशियल होता है। राइस जो होता है वो लाइसिन जो एमिनो एसिड होता है उसमें रिच होता है। टोटल प्रोटीन फ्रैक्शन जो है उसका 4% ये पाया जाता है और जो मेन प्रोटीन होता है राइस का उसे क्या नाम से जाना जाता है ओराइजेनिन। प्रोपेनिन स्टाम F34 को ये जो होता है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड है राइस का। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो एरिया में इंडिया फर्स्ट, चाइना सेकेंड, इंडोनेशिया थर्ड है। प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट, इंडिया सेकेंड और इंडोनेशिया थर्ड है। वही हम बात करें प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी में यूएसए फर्स्ट है, सेकेंड पे जापान है और थर्ड पे है चाइना। इन इंडिया में एरिया की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट है, यूपी सेकेंड, बिहार थर्ड। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है वेस्ट बंगाल में, सेकेंड यूपी में, थर्ड आंध्र प्रदेश में। प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट है पंजाब। बात करें क्लासिफिकेशन की तो जो ओराइजा है उसकी 24 स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें जो 2 स्पीसीज है उनको कल्टिवेटेड किया जाता है। इसमें 2 स्पीसीज कौन सी, ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेबेरिमा। ओराइजा सटाइवा जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 24 और इसके भी जो 3 मेन जियोग्राफिक रेसेस में इसको डिवाइड किया गया है इंडिका, जेपोनिका और जावानिका। जो इंडिका है उसको इंडिया के ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स एरिया में इसको लगाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टाल होता है, वीक स्टेम होता है, इलोंगेटेड ग्रेन्स पाए जाते हैं, लीव्स ड्रूपी होती है, प्रोडक्टिविटी लो होती है और ये हाई इनपुट कंडीशन के लिए इरिस्पॉन्सिव होता है। नेक्स्ट है जेपोनिका। जेपोनिका को टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जापान में उगाया जाता है। ये शॉर्ट स्टेज होती है, इसका जो स्टेम होता है स्टर्डी होता है, नेरो इरेक्ट होता है, डार्क ग्रीन लीव्स पाई जाती है और ये जो इनपुट कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिव होता है। हैविंग हाई प्रोडक्टिविटी, ग्रेन शेप आर ओवल टू राउंड इन शेप। जो ग्रेन का शेप होता है ओवल टू राउंड शेप का होता है। जावानिका को बालू राइस के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंडोनेशिया में उगाया जाता है। इसमें फ्यू टिलर्स पाए जाते हैं। ये राइस का वाइल्ड फॉर्म होता है, मतलब जंगली रूप होता है राइस का। इसका जो क्रॉप पीरियड होता है वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है और मेनी ऑन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ओराइजा ग्लेबेरिमा। ओराइजा ग्लेबेरिमा को ओनली वेस्ट अफ्रीका में उगाया जाता है। ओरिजिन की बात करें तो राइस का जो ओरिजिन है वो है इंडो बर्मा रीजन या साउथ ईस्ट एशिया। राइस एक सेल्फ ओरिएंटेड क्रॉप है। इसका जो फ्रूट टाइप होता है उसे कैरियोप्सिस कहा जाता है। द ग्रेन ऑफ कैरियोप्सिस इज टाइटली इनकोस्ड बाय द लेमा एंड पेलिया। जो ग्रेन या कैरियोप्सिस होता है राइस का वो टाइटली क्लोज्ड होता है लेमा और पेलिया के अंदर। इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, हल। टेस्ट वेट कितना होता है इसका 25 ग्राम। टेस्ट वेट क्या होता है कि 1000 ग्रेन का जो वेट होता है उसको ही टेस्ट वेट के नाम से जाना जाता है। राइस स्टेम इज कॉमनली कॉल्ड द हम और कम विच मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ नोड एंड इंटरनोड। इनमें मेड नोड और इंटरनोड की सीरीज होती है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस इज पेनिकल विच इज ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट। जो राइस का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको पेनिकल के नाम से जाता है। ये स्पाइकलेट का ग्रुप होता है। क्लाइमेट की हम बात करें तो राइस C3 प्लांट है, सोडे प्लांट है और इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है।
सोइल की हम बात करें कौन सी सोइल इसके लिए सुटेबल है, तो क्ले एंड क्ले लोम सोइल आर बेस्ट सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन के लिए एसिडिक सोइल भी गुड होती है, क्योंकि राइस का जो पीएच रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 4 to 6। एवरेज टेम्परेचर फॉर प्लांट ग्रोथ इज 21 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इंडिया में जो मोस्टली राइस कल्टीवेट होता है वो लो लैंड कंडीशन में होता है। राइस इज सेमी एक्वाटिक प्लांट ग्रोन बेस्ड अंडर सबमर्ज कंडीशन। राइस एक सेमी एक्वाटिक प्लांट है, अगर सबमर्ज कंडीशन होगी तो वहां पर ये अच्छा प्रोडक्शन देगा। अंडर दिस कंडीशन द एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एरेनकाइमेटस टिश्यू ऑफ लीव्स। जो एरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं उनके द्वारा इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है सबमर्ज कंडीशन में। सीजन की बात करें तो राइस के 3 सीजन में उगाया जाता है। इसमें 3 अलग अलग नाम है, अस, अमन और बोरो। अस जो होता है उसका सोइंग टाइम है अप्रैल मई। अमन खरीफ की क्रॉप है, इसका सोइंग टाइम है जून जुलाई। और बोरो स्प्रिंग टाइम पे लगाया जाता है, इसका सोइंग टाइम है नवंबर से दिसंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है कंट्री का उसमें सिर्फ अमन क्रॉप जो है वो लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे विंटर के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब हम बात करते हैं राइस की कुछ वेराइटियों के बारे में। तो राइस की जो फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी है, जो वर्ल्ड की फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी वो टीएन फर्स्ट टाइचुंग नेटिव फर्स्ट। ये ताइवान में डेवलप हुई थी 1964-65 में। फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी डेवलप्ड इन वर्ल्ड में फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी कौन सी थी, IR8। इसको डेवलप किया गया था पेटा इंटू डीजीओ जोन के क्रॉस के द्वारा। इट वॉज द फर्स्ट नॉन फोटो इनसेंसिटिव वेराइटी टू बी रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1966। ये फर्स्ट फोटो इनसेंसिटिव वेराइटी है, इसको इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा 1966 में डेवलप किया गया था। लिटरली मीनिंग हम देखें डीजीओ जेन का तो क्या होता है, ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड। इन 1964 द इंट्रोडक्शन ऑफ टाइचुंग नेटिव फर्स्ट इन इंडिया। 1964 में जो टाइचुंग नेटिव फर्स्ट है वो इंट्रोड्यूस हो गई थी इंडिया में। IR8 जो है वो सेकेंड इंट्रोड्यूस वेराइटी है इंडिया में। ये इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, IRRI मनीला फिलीपींस के द्वारा। फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग अर्लीस्ट सेमी डार्क वैरायटी। अब हम बात करें इंडिया की सेमी डार्क वैरायटी की, जया रिलीज हुई थी 1968 में। इसको इवॉल्व किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर शास्त्री के द्वारा। ये टाइचुंग नेटिव फर्स्ट और टाई 141 के बीच क्रॉस करके इसको बनाया गया था। ये गुड यील्डर होती है TN फर्स्ट और IR8 दोनों की तुलना में, इसीलिए इसको मिरेकल राइस इन इंडिया कहा जाता है। कटक इवॉल्व 2 वैरायटी मलिंगा एंड महासूरी। म्यूटेंट डार्क वैरायटी ऑफ राइस की बात करें तो जगन्नाथ और सत्तारी दोनों इसकी म्यूटेंट वैरायटी है। डायरेक्ट सीडिंग के लिए इसकी वैरायटी कौन कौन सुटेबल होती है, तो बाला, कावेरी, नगीना 22, पूसा 221। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रेजिस्टेंट टॉलरेंट वैरायटी है इसकी TKM 6। सेलेनिटी टॉलरेंट वैरायटी है IR8 और लुणीश्री। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर वाटर लॉक्ड एरिया। वाटर लॉक्ड एरिया के लिए सुटेबल वैरायटी है जल मग्न। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जल मग्न मतलब वाटर लॉक्ड एरिया है। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती इन वर्ल्ड PRH 10। फर्स्ट हाइब्रिड इन राइस इन इंडिया CORH फर्स्ट। ये डेवलप हुई थी 1994 में। वेराइटी रिलीज्ड फ्रॉम IRI के द्वारा डेवलप्ड वेराइटी इन नोरिन 818, पूसा 221 एंड बासमती 370 एंड पंकज IR20। पूसा बासमती फर्स्ट, इट्स वर्ल्ड फर्स्ट हाईएस्ट यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी अंडर क्वालिटी राइस हैज बीन डेवलप्ड बाय IRI थ्रू कन्वर्जेंट ब्रीडिंग। पूसा बासमती फर्स्ट IRI के द्वारा डेवलप की गई डॉर्फ वैरायटी है। अदर वैरायटी हम देखें पद्मा, ये अपलैंड के लिए सुटेबल होती है। पंकज वाटर लॉक्ड है। रत्ना, चंबल, सीता, साबरमती एक्सेट्रा। अब हम बात करें इसकी सीड रेट की, तो ब्रॉडकास्टिंग से अगर राइस को लगाया जाता है उसके लिए सीड रेट कितनी चाहिए, 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ड्रिलिंग मेथड से लगाएंगे तो 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। हाइब्रिड राइस की सीड रेट कितनी है, 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है डेपोक मेथड। डेपोक मेथड के लिए सीड रेट कितनी चाहिए, 1.5 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और रोड टू प्लांट डिस्टेंस रखते हैं हम राइस में 20 × 10 सेंटीमीटर। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हम देखें तो इसका जो NPK रेशियो होता है वो कितना रिक्वायर्ड होता है, 100, 60 और इसमें जिंक सल्फेट भी डाला जाता है 25 किलोग्राम। ये लास्ट पडलिंग के टाइम पे डाला जाता है। द वाटर लॉक पडल्स आर डेवलप 2 जोन, द अपर जोन 1 to 10 मिलीमीटर एंड द थिन सरफेस लेयर विच कंटेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड जोन। जो अपर जोन होता है 1 से 10 मिलीमीटर पाया जाता है उसको ऑक्सीडाइज्ड जोन कहा जाता है। और जो ऑक्सीडाइज के नीचे जो लेयर पाई जाती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती उसे रेड्यूस जोन कहा जाता है।
नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो पेडी की फील्ड में अप्लाई किए जाते हैं वो रेड्यूस जोन में ही किए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर इसमें यूज नहीं किए जाते हैं। अगर नाइट्रेट फर्टिलाइजर करेंगे तो इसमें लीचिंग और डीनाइट्रिफिकेशन लॉसेस हो जाएगा। Hence, in lowland, the deep placement of the ammonical form of nitrogen fertilizer in the reduced zone has been proved to be efficient method of nitrogen application than other method. इसमें अमोनिकल फॉर्म जो होता है नाइट्रोजन को उसको यूज किया जाता है और रेड्यूस जोन में यूज किया जाता है। इट हैव टू यूज नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन लो लैंड, देन वी शुड बी इनकॉर्पोरेट इन ऑक्सीडाइज्ड जोन ओनली। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी राइस की कितनी होती है? 30 to 40%। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइस की जो 25 से 30% नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो बायो फर्टिलाइजर एल्गी के द्वारा पूरी की जा सकती है। इसमें कौन कौन जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला, ये दोनों आपस में एसोसिएशन करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में एनाविला और एजोला मिलकर इसमें हेल्प करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। एजोटोबैक्टर भी होता है। ब्लू ग्रीन और एजोला का जो होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। एजोटोबैक्टर का नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बायोलॉजिकल इन अपलैंड राइस फील्ड। अब हम बात करें इसके कुछ डिसीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं खेरा डिसीज। खेरा डिसीज जो होती है वो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। ये जो स्पेशली होती है ये नर्सरी की डिसीज है। द टिप्स ऑफ द जिंक डेफिशिएंट लीव्स फर्स्ट बिकम येलो एंड देन ड्राई एंड प्लांट ट्रीटमेंट स्टड। इसमें क्या होता है, जो टिप होता है वो जिंक की डेफिशिएंसी लीव का जो टिप होता है वो येलो होने लग जाता है और फिर धीरे धीरे ड्राई होने लगता है और प्लांट पूरी तरह से सूख जाता है। Zinc deficiency is marked by the appearance of rust-colored or brownish-red coloration on the surface of the outer leaves. Outer leaves की surface क्या होता है, रस्ट कलर से ब्राउनिश रेड कलर होने लग जाता है। इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया था Y.L. नेने के द्वारा पंतनगर उत्तराखंड में 1966 में। अब हम खेरा डिसीज को मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट नर्सरी स्टेज पे इसमें स्प्रे कर देते हैं, या फोलियर स्प्रे करना है तो 0.5% जिंक सल्फेट करते हैं अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप में। जो ब्राउनिंग ऑफ राइस है वो आयरन की टॉक्सिसिटी से होती है। आयरन टॉक्सिसिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम और राइस प्रोडक्शन इन वाटर लॉक्ड एसिड सल्फेट सॉइल ऑफ अल्टीसोल एंड ऑक्सीसोल सॉइल ऑर्डर। अल्टीसोल और ऑक्सीसोल सॉइल जो ऑर्डर है उनमें मेनली आयरन टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। आयरन टॉक्सिसिटी इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ पर्पल कलरेशन एट द लीफ टिप एंड फाइनली हैज ए स्कॉच्ड अपीयरेंस। अगर आयरन की टॉक्सिसिटी होगी तो जो लीफ टिप है वहाँ पे पर्पल कलर होने लग जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, अब स्कॉच्ड अपीयरेंस दिखने लगेंगे। जो फाल्गुना वैरायटी होती है वो आयरन टॉक्सिसिटी के लिए रेजिस्टेंट होती है। सिलिकॉन इन राइस, सिलिकॉन इज रिगार्डेड असेंशियल न्यूट्रिएंट इन राइस प्रोडक्शन। राइस प्रोडक्शन का एक असेंशियल न्यूट्रिएंट होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन की डेफिशिएंसी अगर हुई तो प्लांट सॉफ्ट और ड्रूपी हो जाएंगे। सिलिकॉन सप्लाई मोस्टली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द पेनिकल इनिशिएशन स्टेज। जब पेनिकल इनिशिएशन स्टेज होती है तब इसकी मोस्टली रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इस स्टेज पे क्या होता है, रूट एक्टिविटी इज रिलेटिवली रेड्यूस। जो रूट की एक्टिविटी रेड्यूस हो जाती है और जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो हाई हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। इट हैज बीन नोटिस द सिलिकॉन प्रोवाइडेड 3 क्यूटिकल सिलिका लेयर विच फंक्शन एज ए बैरियर अगेंस्ट द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। अगर सिलिका को अप्लाई दिया जाता है इसमें तो यह एक बैरियर के रूप में भी काम करेगा इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट। सिलिकॉन डेफिशिएंसी कैन बी करेक्टेड बाय एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्लैग। बेसिक स्लैग का यूज करके हम सिलिकॉन की डेफिशिएंसी कम कर सकते हैं। बेसिक स्लैग कितना, 1.5 to 2 टन पर हेक्टेयर, बिकॉज बेसिक स्लैग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कैल्शियम सिलिकेट। वीड मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसमें जो वीड लगते हैं वो है इकाइनोक्रसगेली, इकाइनोक्लोनम। इकाइनोक्लसगेनी को बार्नयार्ड ग्रास भी कहा जाता है। इकाइनोक्लोनम को वाइल्ड राइस के नाम से जाता है। ये मेजर वीड है। द वीड प्रॉब्लम इज लेस इन लो लैंड ट्रांसप्लांटेड राइस कंपेयर टू अपलैंड डायरेक्ट सीडेड। अगर डायरेक्ट सीडेड करेंगे हम तो वहाँ पे वीड की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी और ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो वीड की प्रॉब्लम कम रहेगी। हर्बिसाइड यूज इन राइस क्रॉप, तो हर्बिसाइड कौन कौन से यूज किए जाते हैं, इसमें बेंथियोकार्ब यूज किया जाता है जिसका ट्रेड नेम है सेटूरॉन। तो 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज किया जाता है। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। प्रोपेनिल स्टाम F34, प्रोपेनिल स्टाम F34 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसको अप्लाई किया जाता है। ये पोस्ट इमरजेंस है, एक मतलब जो ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं उसके 1 वीक बाद इसको डाला जाता है। ब्यूटाक्लोर का ट्रेड नेम है मचेटी। 2 to 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज किया जाता है। ये भी एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। ये क्या करता है, जो ब्यूटाक्लोर है एनुअल ग्रासेस और ब्रॉड लीव्स ग्रासेस दोनों को ये कंट्रोल करता है। एनिलोफॉस भी एक प्री इमरजेंस और अर्ली पोस्ट इमरजेंस सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। इसका यूज एनुअल ग्रासेस को कंट्रोल करने के लिए, सेज को कंट्रोल करने के लिए
और कुछ ब्रॉड लीव्स वीड को भी कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है ट्रांसप्लांटेड और डायरेक्ट सीडेड राइस दोनों में। बुशनिंग it involves cross plowing the young crop 4 to 6 weeks after sowing with a light country plow in 5 to 10 centimeter standing water once or twice। बुशनिंग क्या होता है? इसमें क्रॉस प्लोइंग की जाती है कंट्री प्लाव के द्वारा सोइंग के 4 से 6 वीक बाद। इसमें क्या होता है, ये मेनली की जाती है वीट को कंट्रोल करने के लिए। स्टैंडिंग वाटर जो 5 से 10 सेंटीमीटर उसमें पानी भरा होता है तब इसमें बुशनिंग की जाती है और ये 1 या 2 बार की जाती है। इसका पर्पस क्या होता है बुशनिंग करने का? तो कंट्रोल वीट, ऑप्टिमाइज क्रॉप स्टैंड एंड प्रोवाइड सोइल एरेशन। नेक्स्ट है पडलिंग। इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सोइल एग्रीगेट बाय मैकेनिकल फोर्स इन सोइल विद एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट। पडलिंग डिस्ट्रॉयड सोइल स्ट्रक्चर। पडलिंग क्या करती है? जो सोइल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट कर देती है विद हेम्पर रूट पेनिट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सक्सेसिंग अपलैंड क्रॉप ग्रोन इन रोटेशन विद राइट। तो पडलिंग क्यों किया जाता है कि जिससे वो क्या करेगी, सोइल स्ट्रक्चर को तोड़ देती है, जिससे क्या रूट आसानी से अंदर पेनिट्रेट करके अंदर जा सकती है, उसका जो सक्सीडिंग क्रॉप अपलैंड क्रॉप है वो आसानी से ग्रो कर सके, वहाँ पे लॉजिंग ना हो उसकी। पडलिंग इंक्रीज द बल्क डेंसिटी। पडलिंग क्या करता है? बल्क डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है 1.4 to 1.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जो पडलिंग के जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसे पडलर के नाम से जाना जाता है। पडलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो पर्कोलेशन लॉस है वाटर का उसको कम करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। वीट का इन्फेस्टेशन को कम करना, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। क्रिटिकल स्टेज हम वाटर की बात करें तो इसकी मेन 2 क्रिटिकल स्टेज, टेलरिंग स्टेज और बूटिंग स्टेज। जो टेलरिंग स्टेज है वो ट्रांसप्लांटिंग के 2 to 20 डेज बाद आती है और बूटिंग या लेट पेनिकल इनिशियल स्टेज है। Swelling of the fake leaf sheath is called booting. It is most critical stage of water in rice crop. डेपोक मेथड की हम बात करें राइस कल्टीवेशन की तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी फिलीपींस से। इस मेथड में जो सीडलिंग है वो ट्रांसप्लांटिंग रेडी हो जाती है 12 डेज के अंदर। इट कंप्राइज राइजिंग ऑफ ए डेंस स्टैंड ऑफ सीडलिंग विदाउट कॉन्टेक्ट ऑफ सोइल। इसमें जो नर्सरी तैयार की जाती है, उसमें जो प्लांट तैयार किए जाते हैं उसमें सोइल के कॉन्टेक्ट के बिना ही इसको तैयार किए जाते हैं। रेट ऑफ नर्सरी स्प्राउटेड सीड, इसमें हम देखें इसकी सीड रेट तो 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ऑन वुडन प्लेइंग ट्रे, कॉन्क्रीट फ्लोर एंड सीड बेड कवर्ड विद पॉलीथीन सीड। अगर 25 से 30 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया है तो 1 हेक्टेयर फील्ड के लिए सफिशिएंट होता है। हाइब्रिड राइस। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 1970, hybrid was firstly developed by China by using cytoplasm male sterility fertility restore gene system। जो हाइब्रिड राइस है वो 1970 में चाइना के द्वारा डेवलप किया गया था साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी फर्टिलिटी रीस्टोर जीन सिस्टम का यूज करके। आफ्टर चाइना के बाद इंडिया सेकेंड कंट्री है जिसने हाइब्रिड राइस को कमर्शलाइज प्रोडक्शन किया है और इसको बनाया है। इसकी वैरायटी कौन कौन सी? APRH फर्स्ट, APRH सेकेंड आंध्र प्रदेश, KRH कर्नाटका एंड MGR फर्स्ट तमिलनाडु। PHB 71 एक ओनली ऐसी एक वैरायटी है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप की जाती है। SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। SRI को डेवलप किया गया था हेनरी डी लर्नी के द्वारा मेडागास्कर में 1987 में। इट इज एन एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इरिगेटेड राइस बाय चेंजिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट, सोइल, वाटर एंड न्यूट्रिएंट एंड कल्टिवेटिंग ऑफ राइस विद एज मच ऑर्गेनिक मैन्योर एज पॉसिबल। बेसिक प्रिंसिपल क्या है SRI मेथड को डेवलप करने का? कि जो प्लांट पॉपुलेशन है उसको कम करना, इरिगेशन क्वांटिटी को कम करना, सोइल कंडीशन को इम्प्रूव करना और हार्बिसाइड और केमिकल का यूज को कम करना। बेनिफिशियली इनपुट हम देखें तो 20 से 100% और मोर इंक्रीज यील्ड अप टू 90% रिडक्शन इन रिक्वायर्ड सीड और अप टू 50% वाटर सेविंग। 20 से 100% इसमें यील्ड इंक्रीज हुई है इस मेथड के द्वारा, 90% सीड रिक्वायरमेंट कम हुई है और 50% इसमें वाटर सेविंग हुई है। विथ SRI एवरेज यील्ड ऑफ राइस आर 6 to 7 टन पर हेक्टेयर कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। अगर कन्वेंशनल मेथड जो नॉर्मल मेथड है उनके द्वारा 2 से 3 टन पर हेक्टेयर राइस प्रोडक्शन होता है और SRI मेथड के द्वारा 6 से 7 टन पर हेक्टेयर राइस प्रोडक्शन किया गया। SRI मेनली एडोप्टेड फॉर इरिगेटेड अपलैंड और रेनफेड राइस एज वेल एज अदर क्रॉप सच एज वीट, शुगरकेन, मिलेट, मस्टर्ड। SRI जो है वो अपलैंड और रेनफेड राइस के साथ साथ में व्हीट, शुगरकेन, मिलेट और मस्टर्ड के लिए भी यूज की जाती है। SRI इज मोर feasible for the farmers who have small land holding and need to get the highest yield possible from their available land.
SRI किसके लिए मोस्ट यूजफुल है? जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है और वो उसमें ज़्यादा यील्ड लेना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट मेथड है। इट इज प्रैक्टिस वेयर राइस फील्ड आर केप्ट वेट नॉट फ्लडेड विथ वाटर, इंटरमीडिएट इरिगेशन डेट केप द सोइल मस्ट बट नॉट फ्लडेड। इन आंध्र प्रदेश SRI वॉज डेमोन्स्ट्रेट इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग खरीफ 2003। सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश में 2003 में अप्लाई गई थी। इन SRI वाइड स्पेसिंग प्लांटिंग, SRI में जो प्लांट की डिस्टेंस रखी जाती है वो 25 × 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ यंग सीडलिंग कब करते हैं? इसका 2 लीफ स्टेज या 8 से 12 दिन ओल्ड जो प्लांट सीडलिंग होती है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। नर्सरी एरिया कितना रिक्वायर्ड होता है? 1 हेक्टेयर के लिए 100 मीटर स्क्वायर सफिशियंट होता है और इसमें सीड रेट होती है 2 किलोग्राम पर एकड़ या फिर 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब हम बात करें कि इसका डीमेरिट क्या है, तो इसमें जो लेबर कॉस्ट है वो हायर लगती है इनिशियल ईयर में। तो शुरुआती स्टार्टिंग में क्या होता है कि ट्रांसप्लांटिंग और वीडिंग के लिए भी इसमें क्या होता है, जो हायर लेबर कॉस्ट लगती है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ राइस। राइस की प्रोसेसिंग की हम बात करेंगे तो सबसे पहले है मिलिंग। मिलिंग में क्या किया जाता है, जो राइस की एल्यूरॉन लेयर होती है या एम्ब्रियो होता है उसको रिमूव किया जाता है ड्यूरिंग पॉलिशिंग ऑफ राइस ग्रेन। दिस इज ए लॉस ऑफ विटामिन बी। पॉलिशिंग जब करते हैं तो एल्यूरॉन लेयर और एम्ब्रियो इसमें रिमूव हो जाता है, जिससे क्या होगा, विटामिन बी का लॉस हो जाता है, पार्टिकुलरली थायमिन। डेफिशिएंसी विच कॉज द डिसीज। अगर विटामिन बी की कमी हो गई तो इससे कौन सी डिसीज होगी? बेरी डिसीज हो जाएगी। इसको अगर मतलब लगातार इसको इंसान खाता रहेगा पॉलिश राइस को तो उससे बेरी डिसीज हो जाएगी। पॉलिशिंग ऑफ राइस क्या होता है? द रिमूवल ऑफ वेरी फाइन ब्राउन क्लाइंगिंग टू मिल्ड राइस एंड स्मूथनिंग ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड पॉलिशिंग। परबॉइलिंग, इट इज परबॉइलिंग एक हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है in which the crystalline form of starch is changed into amorphous form of an account of irreversible swelling and fusion of starch. नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं इसमें। सोइंग टाइम ऑफ अस अमन राइस। और ऑटोमन राइस का सोइंग टाइम क्या है? अप्रैल मई है। सोइंग टाइम ऑफ बोरो को नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। राइस इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल के नाम से जाना जाता है। राइस एक शॉर्ट डे प्लांट है। कार्डिनल टेम्परेचर ऑफ राइस इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड। हलिंग परसेंट ऑफ राइस का 66%। फ्रूट ऑफ राइस को कैरियोप्सिस के नाम जाना जाता है। वाइडली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है अमोनियम सल्फेट। ऑप्टिमम पीएच जो होता है रिक्वायर्ड 4 to 6 pH। मेड टाइप नर्सरी रिलेटेड टू पेडी क्रॉप। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस 21 ग्राम। मोस्ट क्रिटिकल, ऐसे राइस का वेट की टेस्ट वेट कितना होता है? 25 ग्राम, लेकिन बासमती राइस का होता है 21 ग्राम। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर फॉर राइस बूटिंग स्टेज। बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस के लिए यूज किया जाना बायो फर्टिलाइजर है एजोला। डेपोक मेथड में सीडलिंग कितने दिन में रेडी हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए? 11 to 14 डेज के अंदर। मोस्ट डोमिनेंट वीड स्पीसीज इन राइस इकाइनोक्लोआ स्पीसीज। व्हाइट आई ऑफ राइस ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। आयरन की टॉक्सिसिटी कौन सी डिफिशिएंसी होती है? ब्राउनिंग ऑफ राइस। और आयरन की डेफिशिएंसी है व्हाइट आई ऑफ राइस। राइस पेड़ से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। अकोची डिसीज किस वजह से होती है? H2S की टॉक्सिसिटी वजह से। हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉस इन द राइस क्रॉप बाय डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा सबसे ज्यादा लॉस होता है। पेरा एंड ब्यूटेरा क्रॉपिंग सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो पेरा और यूटेरा सिस्टम किससे रिलेटेड होते हैं? राइस से। परबॉइलिंग किसके लिए की जाती है? तो विटामिन B12 को कंजर्व करने के लिए। सीड रेट इन डिपोक मेथड की सीड रेट कितनी है? 3 to 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। सीडलिंग प्रिपरेशन डेपोक मेथड में कितनी रिक्वायरमेंट होती है? एरिया 25 से 30 मीटर स्क्वायर। मिरेकल राइस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जया को। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टनेस इज राइन डीजी वो जेन। राइस सोइंग के लिए जो स्पेसिंग होती है 20 to 10 सेंटीमीटर। खेरा डिसीज होती है जिंक की डेफिशिएंसी से। रिक्लेमेशन डिसीज होती है सीरियल्स की, वो कॉपर की डेफिशिएंसी है। ए राइस ग्रेन इज सेड टू बी एक्स्ट्रा लॉन्ग इफ इट इज 7 मिलीमीटर और मोर।